आज हम अपना 5वां टॉपिक करेंगे। तो 5वें टॉपिक में क्या दिया हुआ? मानव शरीर क्रिया और विज्ञान। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या देखना है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, फिर अब 75 क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। बात तो सही है कि मतलब जो भोजन जाता है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं जाता। हमने खाना खाया और वो अपने अकॉर्डिंग चला जाता है। ठीक है, अब फिर आता है कि दूसरे नंबर पे हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन होता है। तो ये गलत है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और फिर है थर्ड वाला कि मस्तिष्क का बायां भाग जो है भाषा से संबंधित है। तो ये बात तो ठीक है। और फिर मस्तिष्क का दायां भाग जो है ये संगीत से संबंधित है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से सही है। तो यहाँ ए और बी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं बता रही हूँ। एक में ये है और बी में 1 2 3 है, और सी और डी में 2 3 4 और डी में चारों दे रखा है। तो दो वाला ऑप्शन जब कट जाता है तो ये वाला कट गया, और जहाँ जहाँ पे दो है वो कट जाएगा। तो सी वाला और डी वाला दोनों कट गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है और दायां भाग संगीत से। तो इसलिए ऑप्शन 1 2 1 3 4 ये सही है, 2 इसमें गलत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि मिकास एक नई तकनीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या एंजियोप्लास्टी में, बाईपास सर्जरी में, घुटना प्रत्यारोपण शैल क्रिया में, या मस्तिष्क की शैल चिकित्सा में, शैल क्रिया में? तो ये जो है मिकास जो है ये बाईपास सर्जरी के लिए है। ठीक, तो मिकास का क्या है? बाईपास सर्जरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 77 पे। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कॉर्निया। तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है, जबकि रेटिना का काम चित्रों को ग्रहण करना है। रेटिना आंखों में कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है। तो ये एग्जाम में भी पूछा है कि मतलब आंख में वह कौन सा पार्ट है जो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? तो रेटिना है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 78। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो ये हमारी त्वचा है। अगर बाहरी भाग का बस शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगी, और अगर अंदर की बात करें तो लीवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। लीवर हमारे शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है, जबकि त्वचा स्किन जो है शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिस पर करीब 64 लाख जो है संवेदनशील तंतु होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 परत कौन सी हैं? तो एक है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच किसका है? तो ये पीएच क्या होता है? तो पीएच के जरिए हम किसी चीज को ये देखते हैं कि वो अम्ल है या क्षार। ठीक है, तो इसमें किसका सबसे ज्यादा हुआ है? जठर रस का, पित्ताशय का, या लार का, या अग्नाशयी रस का? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब देखते हैं। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप है। ठीक है, पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सॉरेन पेडर
लॉरिट सोरेनसेन ने प्रस्तुत किया। इनका नाम तो बहुत टेढ़ा है बट याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट जठर रस का पीएच कितना है? तो 1.5 से 3.5 तक। और पाइल जूस का कितना है? तो पित्ताशय पित्त का कितना है? 7.7 गिछारी होता है। और अग्नाशय रस का 7.5 से 8.3। और फिर लार का तो 6.5 से 7.5 तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो अग्नाशय रस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन में है कि हड्डियों हड्डियों के अंधेरे हड्डियों के अंधेरे में चमकने का क्या कारण है? ठीक है, तो हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति होती है। फिर आगे देखते हैं, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होता है। दहन मतलब जलने लगता है। फिर है सी वाला, सफेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन होता है। फिर है डी वाला, लाल फास्फोरस का सफेद फास्फोरस में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होने लगता है। आगे देखते हैं इसका। तो हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण हड्डियों में उपस्थित मौजूद सफेद फास्फोरस है, जो वायु के संपर्क में आने से धीरे धीरे जलने लगता है। ठीक है, अब आते हैं 81 पे। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है दे रखा है, एक है स्टार्च, एक है केसीन, एक है वनस्पति घी, एक है सेलुलोज। तो इनमें 3 का हो जाता है, एक का नहीं होता है। तो सेलुलोज का नहीं होता है। ऑप्शन सी सेलुलोज जो है ये, इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऑप्शन सही है, नहीं होता है, पूछा है पाचन नहीं होता। तो मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है सेलुलोज का C6H10O5 ब्रैकेट में N है। हमारे पौधे की कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती है। कपास के रेशों का 90% भाग सेलुलोज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सेलुलोज किस रेशे में है? तो कपास वाले में। कपास में सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। केसीन स्तनधारियों के दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है। और स्टार्च जो है ए पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले पे। तो आगे वाला क्या है कि 82 क्वेश्चन। तो दो न्यूरॉन के बीच की खाई को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, या इम्पल्स कहते हैं। तो इसमें देखते हैं। तो इसका राइट आंसर साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच की खाई को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स को न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं। यहाँ से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। एक न्यूरॉन और एक मांसपेशी कोशिकाओं के बीच एक अंतर संबंध को तंत्रिकी पेशीय जोड़ कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत है, तिल्ली है, तिल्ली मतलब स्प्लीन, पित्ताशय की थैली है, या अग्नाशय है? तो अग्नाशय तो होगा नहीं, यहाँ से इंसुलिन जनरेट होता है। पित्ताशय की थैली, यहाँ पे ये पित्त जो है निर्माण नहीं होता, यहाँ पे आके स्टोर होता है। और लीवर में जो है इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए सही है। और तिल्ली जो है स्प्लीन, इसको इसको जो है इसको जब मलेरिया होता है तो उसमें शायद यही इफेक्टेड होता है, स्प्लीन
शायद उसी को कहते हैं। पित्त एक हरे नीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है, जिसमें जल, पित्त अम्ल, बाइल एसिड, पित्तवर्धक तथा अन्य अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है या प्रत्यक्षता किसी पोषक तत्व को विखंडित नहीं कर पाता। यह आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। तो पित्त का क्या काम है? तो पित्त का काम है कि यह फैट को पचाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, पूछा है कि पित्त का बाइल का क्या प्रमुख कार्य है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, या वसा अम्ल का ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या वसा का पाइसीकरण, या सभी। तो वसा का पाइसीकरण। अब देखते हैं, उदर के दाहिने भाग में ऊपर की ओर शरीर की यकृत लीवर नामक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। वहां से पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता रहता है। यह हरे पीले रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है जिसका कार्य भोजन में वसा का पाचन करना या पायसीकरण करना। ठीक है, तो बाइल का क्या काम है? तो वसा का पाचन करना, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ रहता है? आमाशय में, या लीवर में, या अग्नाशय में, या पित्त में? तो लीवर में होगा, ऑप्शन बी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। शरीर में विटामिन ए तथा अतिरिक्त ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत लीवर में भंडारित रहता है। यकृत आवश्यक अमीनो अम्लों के नाइट्रोजनी भाग तथा ब्लड के अमोनिया को अमोनिया आदि को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। लीवर तथा प्लीहा कोशिकाएं टूटे फूटे निरर्थक रुधिराणुओं का विखंडन करती हैं। तो ये जो खराब कोशिकाएं होती हैं तो उसका विखंडन भी करती हैं लीवर और प्लीहा। ठीक है, अब आते हैं अपना अगला क्वेश्चन 86। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अग्नाशय से पाचक रस को मतलब उत्पादन करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो रेनिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, या सिक्रेटिन है? तो ऑप्शन सी है, सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है सिक्रेटिन है। और रेनिन जो है ये दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं? तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन। और दूध का तो रेनिन। ठीक है, अब 86 क्वेश्चन पे, निम्न हार्मोन में से कौन एक परिवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है? क्या इंसुलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, या पुट्टकोदीपक हार्मोन है? पता नहीं इसका तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या ऑक्सीटोसिन है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है महिला प्रजनन में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है, जिसे प्रसव और स्तनपान सहज होता है। या कामो उन्माद युग्म संयोजन, चिंता, विश्वास, प्रेम और मातृ व्यवहारों सहित विभिन्न व्यवहारों में ऑक्सीटोसिन की भूमिका की जांच होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या होता है? तो इतनी सारी चीजें, चिंता, विश्वास, प्रेम, ये सब होता है। ठीक है,
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 88 में पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम होता है? तो ब्लड में जो है, ब्लड में शुगर का नियंत्रण, ये तो ठीक है। ठीक, मेलाटोनिन तो नींद का नियंत्रण, ये भी ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो ये स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण, ये भी ठीक है। ठीक है, कहीं से भी दुग्ध और वो आए बच्चे के लिए तो ऑक्सीटोसिन फीमेल में जनरेट होता है, तो ये इसको सही मान सकते हैं आप लोग। ये गैस्ट्रिन जो रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और इसमें सुमेलित पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इन सब के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ऊपर का तो हमने देखा कि इंसुलिन ब्लड में जो है शुगर को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन जो है ये नींद को कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क का करता है, और ये गैस्ट्रिन जो है ये पेट में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोजन या पेप्सिन एंजाइम का एक अक्रिय स्वरूप और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन का स्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है और इसका पीएच होता है, और न्यून पीएच इस श्रावण में रुकावट लाता है। ठीक है, तो पाचन से संबंधित कौन है, तो गैस्ट्री है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? क्या थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेलिन है या टेस्टोस्टेरोन है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरॉक्सिन है। ठीक है, इंसुलिन तो होगा नहीं, और एड्रेलिन भी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब इसको देखते हैं। तो थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है, या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। थायरोक्सिन की कमी से सामान्यतः घेगा ग्वाइटर रोग जो है होता है। ठीक है, अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि स्रावित करती है? तो क्या लैक्रिमल है, पीयूष है, आबोट है या पैराथायराइड है? तो इसमें लैक्रिमल है। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। तो लैक्रिमल ग्रंथि एक जोड़ी बादाम के आकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो आंख के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। इससे तीन प्रकार के आंसू उत्सर्जित होते हैं। पहला बेसल, यह समान तरलता का कार्य करता है, और दूसरा रेफ्लेक्स या बाहरी धूल कण, तेज हवा, तेज बिजली आदि के कारण उत्सर्जित होता है, और फिर तीसरा क्या, इमोशनल, तो यह तनाव या भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन क्या है, सिक्रेटिन क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हार्मोन है। तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो आंत से स्रावित होता है या अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सिक्रेटिन का क्या काम है? तो अग्नाशय से अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब आते हैं 92 क्वेश्चन पे। तो 92 क्वेश्चन में दिया है कि रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरण है? या लार ग्रंथि का है, या पाचन ग्रंथि का, या उत्सर्जन ग्रंथि का, या अंतःस्रावी ग्रंथि का? तो इसका राइट आंसर जो है लार ग्रंथि का है। ठीक है, तो रेशम ग्रंथि लार ग्रंथियों के रूपांतरित रूप है। विभिन्न प्रजातियों ने लार के विशेष उपयोग विकसित किए हैं जो पूर्व पाचन से परे है। कुछ प्रजातियां अपने चिपचिपे लार का उपयोग घोंसले का निर्माण करने के लिए करती हैं। मकड़ियों और केंचुओं जैसे कुछ संधिपाद प्राणी लार ग्रंथि से धागा बनाते हैं। मकड़ी का तो याद रहेगा, लेकिन उसमें केचुआ भी शामिल करिएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ठीक है,
अब आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है ये प्रोटीन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। तो ये भी पूछता है कि किस कोशिका से, तो बीटा। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता है, तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन भी हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये याद रखना है कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से। ठीक है, अब आते हैं 94 क्वेश्चन पे। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतरने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो फिर देखिए यहाँ पे भी दुग्ध आ गया, तो ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, फिर देखिए ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का पिट्यूटरी हार्मोन है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर दूध उतरने में सहायक। इसका उपयोग गाय एवं भैंस के थनों से दूध निकालने में करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि के लंगरहैंस की द्वीपकाओं से निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। सोमैटोट्रोपिन जो है, इसका क्या काम है? तो यह वृद्धि का हार्मोन है जो प्यूस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन। अब आते हैं 95 क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? तो थायराइड है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है और एड्रेनल मेडुला है। तो इसमें क्या होगा? तो थायराइड जो है ये तो ग्वाइटर से संबंधित हो जाएगा। पैनक्रियाज तो यहाँ इंसुलिन हो जाएगा, पैनक्रियाज से इंसुलिन। एड्रेनल कॉर्टेक्स इसको एक बार छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर एड्रेनल मेडुला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो अधिवृक्क यानी किडनी को बोलते हैं। तो कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलना। इससे 3F फियर फाइट फ्लाइट ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 96 पे। तो इनमें से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? तो पेप्सिन जो अभी हम लोगों ने देखा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, लाइपेज लार ग्रंथि में, और रेनिन जो है ये दूध के पाचन में संबंधित है। दूध के पाचन से संबंधित कौन है? तो रेनिन। अब देखते हैं जठर रस जो है, गैस्ट्रिक जूस से में रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है जिसे HCl अम्ल सक्रिय रेनिन के रूप में बदलता है। रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस एवं अघुलनशील घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है, जिससे इसके प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखिएगा दूध के पाचन में तो रेनिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ठीक है, तो प्रोटीन नहीं है तो क्या? केराटिन ये तो है, फाइब्रिन ये भी है, कोलेजन ये भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीन ना होकर के ये क्या है? हार्मोन्स है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन कहते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो
बालों, त्वचा और नाखून का निर्माण करता है। फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक कार्बनिक यौगिक है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। तो प्रेम के लिए सबसे जरूरी हार्मोन्स कौन है? तो ऑक्सीटोसिन है। केराटिन ये बाल नाखून में पाए जाएंगे। फाइब्रिन जो है ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेगा। और कोलेजन ये भी प्रोटीन है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है मिलाने के लिए। तो एक तरफ दिया हार्मोन्स और दूसरी तरफ दिया है कहाँ से निकलता है। ठीक है। तो इंसुलिन, इंसुलिन का हम लोगों ने पढ़ा था अग्नाशय से। ठीक है। तो डी का टू यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये हमारा सी कट गया और डी कट गया। ठीक। अब आते हैं इसमें से थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड से निकलता है। ठीक है। तो सी का 1। अच्छा, यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी अभी नहीं कटा। फिर टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होता है। ठीक है। तो बी का 4। तो यहाँ सी बी में 3 दिया है तो ये कट जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये महिला में पाया जाता है। तो इसको देखते हैं। तो अंडाशय जो है मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है। अब एस्ट्रोजन भी दे सकता है और प्रोजेस्टेरॉन भी देगा। तो हमको ये याद रखना है कि ये फीमेल में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है या स्तन के विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुष के अंडाशय में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के आधार तल पर स्थित होती है। इससे स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन या टेट्रा टेट्रायोडो थायरॉक्सिन ही याद रखिएगा। कुछ डिफिकल्ट सा नाम दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। लेकिन थायरॉक्सिन मुख्यतः अमीनो अम्ल है। तो एक जानकारी ये भी है, थायरॉक्सिन क्या है? तो अमीनो अम्ल है जिसमें 65% आयोडीन होता है। और फिर इंसुलिन के बारे में दिया तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में की थी। ठीक है। अब आते हैं 99 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो ये है एड्रेनेलिन। एड्रीनेलिन। ठीक है। इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं, ऑक्सीटोसिन भी नहीं है। ये जब हमें गुस्सा या डर आता है तो यही काम करता है। एड्रेनलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्र से नियंत्रित होने वाला क्रियाओं को नियमित करता है या कार्यकारी अंग को प्रभावित करता है। एड्रेनलिन हमें संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। जैसे गुस्सा या डर के समय उत्पन्न होने वाले हाव भाव एड्रेनलिन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। एड्रेनलिन को 3F, किसको 3F कहते हैं? तो एड्रेनलिन को फियर फाइट फ्लाइट कहते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो कभी पूछ दिया इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन को। ठीक है। अब आते हैं 100 क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित हार्मोन में कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? क्या एंड्रोजन है, एंड्रोस्टेरॉन है, या टेस्टोस्टेरोन है, या थायरॉक्सिन है, या एस्ट्रोजन है? तो टेस्टोस्टेरोन तो अभी देखा मेल में पाया जाता है, थायरॉक्सिन दोनों में पाया जाएगा। और
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हम लोगों ने देखा फीमेल में था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए भी नहीं है। तो मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोजन हार्मोन में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल। एंड्रोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन नर सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ये दोनों। जबकि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? या एड्रिनल है, या थायराइड है, या अग्नाशय है, या पिट्यूटरी है? तो सबसे छोटी क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो कपाल की स्पेनॉयड अस्थि के सेला सेला टॉर्सिका नामक गर्त में स्थित होती है। यह एक छोटी ग्रंथि है या 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है तथा स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी तथा गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कई बार तो ये पूछा कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? तो पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो थायराइड गर्दन में युक्त वायुनाल के अग्रभाग में स्थित द्विपालित एवं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब थायराइड के बारे में दे रहा है। इस ग्रंथि में स्रावित हार्मोन या थायरॉक्सिन तथा थाइआयोडो थायरोनिन है। अग्नाशय या मिश्रित ग्रंथि है जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है और इसमें उपस्थित लंगरहैंस की दुबकाओं से अंतःस्रावी भाग बनाती है। तो कभी पूछेगा कि ऐसा कौन है जो मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, तो वो अग्नाशय होगा, ठीक है। तो अब आते हैं 102 पे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अच्छा, सॉरी, ग्रंथि के बारे में पूछा था, तो वो हमारा अग्नाशय होगा, ठीक है। एड्रिनल नहीं होगा, अश्रु ग्रंथि नहीं होगी, थायराइड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्यों इसको बोला गया है। तो मानव शरीर में अग्नाशय पैनक्रियाज अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसका अंतःस्रावी भाग लंगरहैंस की द्वीपकाएं होती है। इसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा का नियमन करता है। और अग्नाशय के बहिस्रावी द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है। अब आते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहले में दे रखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं हार्मोन्स, तो ये तो सही बात है। फिर दिया है कि वे मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये भी सही है। पाचन के लिए जो है प्रेरित करती हैं, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन पोषक रहित रसायन होते हैं जो अंतरकोश की संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसका स्राव शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। हार्मोन उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं वृद्धि एवं विकास प्रजनन का नियमन तथा नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 104 पे। तो निम्नलिखित में से हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? तो हार्मोन्स की प्रकृति पूछी है, तो देखते हैं कौन सी है। तो हार्मोन्स क्या केवल अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, या केवल स्टेरॉइड होते हैं, केवल प्रोटीन होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति जो है ये तीनों है, अमीनो अम्ल से भी है और स्टेरॉइड भी है और प्रोटीन भी है।
तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये सामान्यतः प्रोटीन अमीनो अम्लों के रूप में व्युत्पन्न होते हैं जो स्टेरॉयड की भांति कार्य करते हैं। यहाँ देखिए, जो सामान्यतः प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों के रूप में व्युत्पन्न होते हैं जो स्टेरॉयड की भांति कार्य करते हैं। हार्मोन उपापचय क्रियाओं, जनन, वृद्धि, विकास, ब्लड प्रेशर तथा ब्लड में जल की मात्रा आदि का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए इस तीनों सही हैं। अब आते हैं 105th पे। तो फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? क्या लीवर में होता है, किडनी में, या फाइब्रोसाइट में, या ब्लड में? तो इसका राइट आंसर जो है लीवर है। हमारे शरीर का मोस्टली काम जो है हमारा लीवर करता है, इसलिए इसको एकदम हेल्दी रखना है। तो फाइब्रिनोजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। इसका संश्लेषण लीवर में होता है। थ्रोम्बिन द्वारा यह फाइब्रिन में बदल दिया जाता है जो ब्लड के जमने में सहायक होता है। ठीक है, अब आते हैं 106 पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें अगर त्वचा दिया रहता तो शायद वो सही होता, बट इसमें त्वचा नहीं दिया है। तो अच्छा, ग्रंथि की बात, यहाँ ग्लैंड की बात किया है तो लीवर होगा। अंग पूछेगा तब त्वचा होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है। ठीक, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो अवर टू नहीं समझ में आ रहा है तो थायराइड ग्लैंड है। ठीक, सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो थायराइड। अब चलते हैं आगे। तो मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है कहाँ? लीवर में, या किडनी में, या मूत्राशय, या प्लीहा में? तो इसका राइट आंसर जो है लीवर होगा। ठीक है, ऑप्शन ये है। बहुत सारे लोग किडनी को देख के किडनी लगाएंगे, बट नहीं, लीवर में होता है। आवश्यक एमिनो आवश्यक एमिनो अम्ल को लीवर जो है यूरिया में बदलता है, अर्थात मानव शरीर में यूरिया लीवर में संश्लेषित होती है। फिर प्रकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर ऑर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण किया जाता है करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये यकृत कोशिका है। फिर से पढ़ देते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल को यकृत जो है यूरिया में बदलता है, अर्थात मानव शरीर में यूरिया यकृत में संश्लेषित होती है। अब यूरिया जो है, यूरिया कोशिका में अमोनिया तथा CO2 मिलकर ऑर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा लीवर। ठीक है, लीवर का उत्सर्जी कार्य भी होता है। यह पित्तवर्धक जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन एवं कोलेस्ट्रॉल, कुछ ड्रग्स तथा स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पाद तथा कुछ विटामिन के सर्जक में सहायक होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? यकृत। अब आते हैं 109 पे। तो विचार करना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, या मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और तथा यह क्षारीय होती है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि ये किसके गुण दिए हुए हैं। तो यकृत मतलब लीवर के बारे में तो नहीं बोला है, क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोला है।
अगर पहली बोलता है तो लीवर हो जाता है, तो इसलिए लीवर कट गया। और प्लीहा से कोई पाचक रस नहीं निकलता, तो ये भी कट गया। और लार लार ग्रंथि से क्षार तो निकलता नहीं है, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या? अग्नाशय। अब आते हैं, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी नलिकाहीन और बहिःस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 9.8 जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसमें पीएच 7.5 से 8.3 होता है। इनमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम 110 पे। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इतना लंबा उपवास तो करना ही नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दिया है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, या लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाएगा, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, या लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो ग्लूकोज का स्तर कहाँ से जाएगा? ग्लूकोज तो जाएगा ही नहीं शरीर में। कुछ भी नहीं खाएंगे तो लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाए। जब हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज जो है, इसको देखते हैं। 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसलिए नहीं। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है। उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में स्थित होता है स्थित पित्ताशय है। पित्ताशय में ही यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस का संचित होता है। जब हम कोई खाना वाना खाते हैं तो फिर वो जो ग्लूकोज के रूप में पहले जाता है, फिर लीवर जो उसको धीरे धीरे, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जब हम बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन जो है पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।